जय हिंद शिक्षक साथियों और शिक्षक अभ्यर्थियों। लगातार जिस तरह से आप लोग का प्यार और सपोर्ट सक्सेस की 92 को मिल रहा है, निसंदेह सक्सेस की 92 पूरी टीम जो है उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए मटेरियल भी तैयार कर रही है और आप लोगों के लिए दिन और रात एक करके लाइव क्लास मटेरियल हर एक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर हमेशा के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमेशा के लिए कॉल कर सकते हैं, हमेशा यानी आपके लिए जो है ये दरवाजा खुला हुआ है। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 अप्रैल से राज्यकर्मी के लिए 25 अप्रैल से राज्यकर्मी के लिए और सुपर टीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे जो बीपीएससी कंडक्ट करने वाली है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे, उन महत्वपूर्ण टॉपिक की जो है शुरुआत लाइव कक्षा के जरिए हो चुकी है, जो कि 8 बजे से 10 बजे तक संचालित हो रही है। 8 बजे रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक संचालित हो रही है। अब आइए इस पर हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। साथियों, यदि आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। सक्सेस की 92 इसी तरह से ऐप पर लिखिए, एक साथ 92 लिखिएगा, एक साथ सक्सेस की 92 इस तरह से लिख लीजिएगा और वहां पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप जो है ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं। साथियों, लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पेडागोजी से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी का यदि आपके अंदर डर है तो हमारे लगातार बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए जा चुके हैं और आज से डेली आप तक वीडियो पहुंचाया जाएगा। एकदम पेडागोजी का डर आपके अंदर से खत्म कर देंगे। पेडागोजी में अगर 25 प्रश्न पूछा जाए या 50 प्रश्न पूछा जाए, कितना भी प्रश्न पूछा जाए, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारी आदत है कि सबसे पहले शुरुआत जब भी करते हैं तो प्रीवियस ईयर की चीजों को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम जो भी होता है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर आप सीटेट एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने मायने रखते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास कितना मायने रखता है। तो हमें एक रोड मैप मिल जाता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उसी रोड मैप के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश टीईटी, बिहार टीईटी, बिहार में जो टीईटी हुआ था, झारखंड में जो टीईटी हुआ है, ठीक है, झारखंड के टीईटी हुए हैं, उसका छत्तीसगढ़ में जो टीईटी हुआ है, इन सब में कुछ सी टीईटी के प्रश्न, इन सारे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पहले देखने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है फिर आएंगे जो वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आगे एग्जाम में पूछा जाएगा उसको भी देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कितना जरूरी है, ये पूर्व के समय में अगर देखा जाए 1993 में प्रश्न पूछा गया था, 1999 में बीपीएससी ने एग्जाम शिक्षकों के लिए लिया था। इन सब एग्जामों में पेडागोजी की महत्ता नहीं थी, लेकिन आए दिन अभी के दिनों में वर्तमान परिस्थिति अगर देखें तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो पेडागोजी के प्रश्न है, वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जब तक पेडागोजी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पेडागोजी को समझेंगे नहीं, तब तक बच्चों की गतिविधि, बच्चों के क्रियाकलाप को हम लोग नहीं समझेंगे और जब नहीं समझेंगे तो उनको अच्छी तरीके से हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे और उनको अच्छी तरीके से हम ज्ञान जो है दे नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पहला है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये अच्छी बातें हैं यहाँ पर तो लग रहा है, लेकिन कहता है कौन सा कथन सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। देखिए, निगेटिव चीजों से आपको दूर भागना है। कौन कहता है? ये पूर्व में कहा जाता था कि बच्चे जो होते हैं कोरा कागज होते हैं, खाली स्लेट होता है, लेकिन वर्तमान में वैसा परिस्थिति नहीं है। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वो मम्मी पापा कहना, लोटा थाली बाटी कहना, बहुत सारी चीजों को सीख करके आता है। खाना खाना है, सब कुछ सीख करके आना, पानी पीता है, ये सारी बातों को सीख करके आता है। ये गलत बात है कि पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। देखिए, कष्ट हर एक कदम कदम पर दुनिया में लोगों को होता है, हर एक कदम कदम पर, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, तो कष्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको कष्ट के रूप में कभी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। इसको कष्ट के रूप में नहीं लेंगे। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ाते हैं वही सीखता है बच्चा, जो आप नहीं पढ़ाते हैं वो भी बहुत सारी चीजें को सीखता है। इसलिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका जो होगा एक का ए होगा, वो आपका है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। आइए साथियों
निश्चित रूप से आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि 20 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ है। अभी पता चल जाएगा 20 में आपका कितना सही हुआ, कमेंट करिएगा। निश्चित ही आप अपना आकलन करिए और तब पता करिए कि देखिए कितना आप लोग का तैयारी है और किस तरह से तैयारी करेंगे तो आप लोग आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की बात हो रही। नैतिकता समझते हैं ना? नैतिकता का मतलब क्या होता है? अगर इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है। नहीं, बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, छोटों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, बूढ़ों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। यही तो नैतिकता है। अगर मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत, कोई अपनी माँ, कोई किसी दूसरे महिला, किसी को भी मान लीजिए अगर टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई कर रहा है, ये नैतिकता का पतन का बात हो गया। कोई बच्चे को बहुत ज्यादा डांट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ये नैतिकता का पतन की बात हुई। तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ धार्मिक पुस्तक पढ़ा करके और तब जो है नैतिकता को विकसित किया जा सकता है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे जो होते हैं सर, बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किसका अनुकरण करते हैं? तो शिक्षक का अनुकरण करते हैं। आप गौर कीजिएगा, आप अगर जींस और शर्ट लगाएंगे तो बच्चे भी आपका कॉपी करेंगे। आपके बोलने का, आप कुर्सी पर बैठिएगा, पैर जैसे रखिएगा वैसे वो कॉपी करने का कार्य करता है। ये आप अपना अगर व्यवहार आदर्श रखेंगे तो बच्चों में नैतिकता का जो है धीरे धीरे विकास हो ही जाएगा। आ जाइए, ये उत्तर प्रदेश टीईटी 2011 में पूछा था प्रश्न। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, अति जोर लगा के एकदम अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या? देखिए, आजीविका कमाना, टू अर्न जो है क्या है, लिवलीहुड कहा जाता है। उसके बाद बच्चे का सर्वांगीण विकास करना यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पढ़ना एवं लिखना और सीखना। उसके बाद बौद्धिक विकास, ये यूआरटी टीईटी 2011 में पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य का बात हो रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। आजीविका कमाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन अति महत्वपूर्ण उद्देश्य में इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है। कहिएगा कैसे? देखिए, सर्वांगीण विकास में एक नहीं आता, शारीरिक विकास आ जाता है। क्या आ जाता है? शारीरिक आ जाता है, ऐसे शारीरिक विकास हो जाता है, ठीक है, शारीरिक विकास हो जाता है, ठीक है, मानसिक विकास हो जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सभी प्रकार के विकास जिसको हम लोग कह सकते हैं, सारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, हर एक प्रकार का विकास इसमें आ जाता है। सर्वांगीण हर एक क्षेत्र का विकास हो जाना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या कहता है, 4 नंबर कहता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर, ध्यान देंगे साथियों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सबसे उत्तम की बात हो रही है, सर्वोत्तम। कहता है सारे बच्चे एक जैसे होते, गलत बात है। सारे बच्चे एक जैसे कहां से होंगे? देखिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए बताइए? इसमें जो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कैसे? अब देखिए, कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ने में अपना ध्यान ज्यादा लगाता है, खूब पढ़ता है, चाहे रट के हो चाहे जैसे भी हो, खूब पढ़ता है, खूब गणित पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है। एक बच्चा होता है जिसको खेल में मन लगता है, खूब खेलता है। एक बच्चा है जिसको स्विमिंग में मन लगता है, तैरने में मन लगता है, खूब तैरता है। किसी को मोबाइल चलाने में ज्यादा मन लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब जो है ये क्या है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, सभी के गुण अलग अलग होते हैं, सभी के लक्षण अलग अलग होते हैं, ठीक है, सभी के पढ़ने के स्तर अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का जो है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? ये जो स्किनर है, बीएफ स्किनर पूरा इनका नाम है, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है, ठीक है, स्किनर। इन्होंने इन्हीं के द्वारा कहा गया था शिक्षा जो है, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो निश्चित रूप से जो नंबर नीचे चल रहा है वहां पर आप कॉल करके मैसेज करके आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो लाइव क्लास चलता है वो 8 बजे से 10 बजे तक चलता है और इसमें हर एक विषय जो भी आपको बीपीएससी का सिलेबस होगा, बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ हुआ आपका,
जैसे साइंस हुआ आपका, जैसे सोशल साइंस के हर एक पार्ट हुए, जैसे पेडागोजी हुआ, जैसे बिहार स्पेशल हुआ, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। पूरी टीम आपको तैयारी करवा रही है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरी तैयारी की जिम्मेवारी हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपका काम है व्हाट्सएप वहां पर ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहां पर क्या कहता है देखिए, ये आपका बीएफ स्किनर का कहना है ये, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिए, अगर साथियों देखिए ध्यान रखिए, अगर आप सफलता चाहते हैं, निश्चित रूप से अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको एकदम सक्सेस की 92 कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार है। आइए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मन का अध्ययन होता है, या आत्मा का अध्ययन होता है, या शरीर का अध्ययन होता है, या व्यवहार का अध्ययन होता है? बिहार टीईटी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। बच्चों का व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसका आपने देखा होगा, कुत्तों पर, बिल्लियों पर, बंदरों पर, इन सब चीजों पर जो है अध्ययन किया गया है और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया गया है। और कई लोग तो अपने बच्चों पर भी अध्ययन किए हैं, उस पर भी अध्ययन करके तब जाकर के उन्होंने नियम दिए हैं। आ जाइए, अगला क्या है, कहता है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? देखिए 2011 में पूछा गया, ये भी है बिहार टीईटी एग्जाम 2011। याद रखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ये ध्यान देंगे। मानव व्यवहार का अध्ययन करना किससे नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या है? किससे नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, उसके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, सीखने के तरीकों का अध्ययन करना, संचार माध्यमों का अध्ययन करना, यही तो नहीं है। यहां पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में संचार की भूमिका को नगण्य माना गया है, लेकिन मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया और सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके, तो इस पर भी अध्ययन किया गया है। ये कौन नहीं है? तो संचार का माध्यम आपका नहीं होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। वो कैसा साधन है? देखिए, अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ और गैर औपचारिक शिक्षा। समझिए ध्यान से, यहां अनौपचारिक का मतलब ये हो जाता है वैसी शिक्षा से रिलेशन है, वैसी शिक्षा जो क्या हो, किसी नियम और कानून के दायरे में ना हो, बगैर नियम का। जैसे मान लीजिए आप चाय की दुकान पर बैठते हैं, अगर आधा घंटा आप बैठ जाते हैं, आपको देश दुनिया की सारी खबरें पता चल जाती है। कोई आएंगे कहेंगे अरे फलाने जगह ये हो गया, कोई आएंगे कहेंगे फलाने जगह ये हो गया, कई लोग आएंगे तो भारत पाकिस्तान का जो है सो मैच करवा देंगे, और कई लोग आएंगे तो भारत चीन में होने वाले विवाद को सुलझा के निकल जाएंगे। होता ही होता है ऐसा? नहीं। तो चलिए, आप चाय की दुकान पर बैठिएगा तो भी वहां पर बहुत कुछ ज्ञान आपको मिल सकता है। आप जो घर के बच्चे होते हैं, वो यहाँ चाय की दुकान पर कोई नियम कानून होता नहीं ना, हम बात अनौपचारिक की करें तो यही बात है कि अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है परिवार में कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, सबसे कुछ न कुछ लोग सीखते रहता है, और यही अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक की बात करेंगे, विद्यालय में जाते हैं, 9 बजे एंट्री हुआ, 4 बजे बाहर आया। 9 बजे से 4 बजे के बीच की जितनी भी गतिविधियां हुआ वो नियम कानून के तहत हुआ, और जब नियमबद्ध तरीके से कोई कार्य होता है तो औपचारिक में आ जाता है। दुरुस्त तो आप जानते ही हैं, कहीं नौकरी पेशा कर रहे हैं उसके बाद भी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। गैर औपचारिक, जब ये औपचारिक यानी नियमबद्ध से अलग हो गया तो वो गैर औपचारिक में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गया। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। यहां देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगर ध्यान से आप देखें साथियों, तो व्यवसायिक के लिए, ठीक है, सामाजिक जागरूकता, परीक्षा, हर एक चीज के लिए शिक्षा का उद्देश्य हर एक चीज को तैयार करना है, लेकिन आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन का चयन करना होता है। तो व्यवहारिक जीवन पर ज्यादा आप फोकस करेंगे। व्यवहारिक जीवन कैसे जिएगा, शिक्षा का यही मूल उद्देश्य है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उस पढ़ाई का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करेगा, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान को, आप लोग एनसीएफ पढ़े होंगे, एनसीएफ में कहा जाता है ज्ञान को किससे जोड़ना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को जोड़ना, ये कहा जाता है। ये कहा जाता है
एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, ज्ञान जो दे रहे हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ करके दीजिए। दूसरा बात और ये भी कहा गया है कि जब भी हम पढ़ाई का काम करेंगे तो बच्चों के जो अनुभव है, जो शब्द लेकर के आए हैं, जो चीजें लेकर के आए हैं, उनसे जोड़ करके, जो स्तर उनका है बौद्धिक स्तर, उनसे रिलेट करके तब आगे की ओर हम अध्ययन करवाएंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा और सीखेगा, और वो जो है डेली उसका यानी कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से विकास हो सकता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव विकास। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कहता है निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से, बहुत बड़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास, बात करिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता। देखिए अनुक्रमिकता का क्या तात्पर्य होता है, आप किसी भी चीज को सीक्वेंस से करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिंदी अगर आप पढ़ाते हैं तो पहले आप क्या पढ़ाते हैं, ककहरा पढ़ाते हैं, जैसे अ आ ये पढ़ाते हैं, हर्ष ई दीर्घी इस तरह से पढ़ाते हैं। उसके बाद आप शब्द बनाना सिखाते हैं, बताते हैं वो बेटा सीखो पहले क्या बताते हैं उसको, सबसे पहले क्या, हौल हल, घर घर, चल चल, इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं, काम, आ की मात्रा आ गया नहीं, फिर ईक इस तरह से आता है नहीं, बढ़ती जाते हैं, रवीश नहीं, इस तरह दीर्घी का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या है, सीक्वेंस है सर, ये क्रमिकता अनुक्रमिकता है कि धीरे धीरे। या मान लीजिए गणित ही हम सिखाते हैं तो पहले पहाड़ा सिखाते हैं, पहाड़ा के बाद हम सबसे पहले जोड़ सिखाने का प्रयास करेंगे, जोड़ के बाद घटाव सिखाने का प्रयास करेंगे, फिर गुना सिखाने का, फिर भाग, मतलब इस तरह से बढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस में है। अगर ऐसे नहीं सिखाएंगे तो वो सीक्वेंस में नहीं होगा, और जब सीक्वेंस में नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी सही बातें हैं। या सामान्य से विशिष्ट के मतलब पहले जनरल चीजें जो जानता होगा, जिसका उसके पास अनुभव होगा, उन चीजों की बात करेंगे और फिर उसको जोड़ करके तब उसको विशिष्ट चीज बताएंगे। प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, यही तो नहीं है। निरंतरता भी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी का चीज है साथियों, ठीक है। कहा भी जाता है वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर होता है। तो वक्त जो बीच बीच में गैपिंग हो जाता है बच्चों का, तो वही जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए हमेशा बच्चों के अंदर, या आपके अंदर। आप मान लीजिए कि अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग शिक्षक बनने की कतार में है, तो आप लोगों को भी एकदम एकदम लगातार कंटिन्यूटी बनाई रखनी चाहिए। और कंटिन्यूटी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि मान लीजिए कि डेली रूटीन को मतलब फॉलो करिए, डेली अध्ययन कीजिए, डेली अभ्यास कीजिए, आपकी सफलताएं निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। ये रिवर्सिबल नहीं होता कभी भी जो है विकास, कोई किसी प्रकार का विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, ये उल्टा नहीं होगा। अब बड़ा होकर के छोटा नहीं हो सकता, तो ये आपका नहीं होगा। ये देखिए सीटीईटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न, अच्छे प्रश्न सब है देखिए जो बार बार पूछे जा चुके हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। यानी एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को, यह कहा जा रहा है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। पहला है शिक्षा समाज शास्त्र, पहला क्या है, शिक्षा समाज शास्त्र। दूसरा है सामाजिक दर्शन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है यहाँ पर, सोशल फिलोसफी है यहाँ पर। यहाँ देखिए मीडिया मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान होगा साथियों, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है अपना, ठीक है। ये आपको, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। एक शिक्षक के रूप में आपकी ट्रेनिंग होती है, आप डीएलएड करते हैं, आप बीएड करते हैं। अब क्यों डीएलएड बीएड वालों को ही अवसर मिलता है शिक्षक बनने के लिए, इसलिए मिलता है कि वो इन चीजों को समझ पाए कि बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, बच्चे का बोलने का तरीका कैसे होता है, हम बच्चों के साथ किस तरह से पेश आए, हम किस तरह से बच्चों के साथ बातचीत करें, ये बहुत ही महत्व अपना रखता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखने का काम करेंगे। अगला देखिएगा, शिक्षा मनुष्य, ध्यान देंगे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता, देखिए सभी लोग प्रतिभावान होते हैं, बच्चे सभी प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उसकी प्रतिभा को उकेरने का काम किसका, शिक्षक का होता है। और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का कहा गया है। इन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप लोग भी अभी जो सोए हुए हैं, जगिए और सक्सेस की 92 को ज्वाइन करिए। सक्सेस की 92 आपको एकदम
निश्चित रूप से 100% हम बात करते हैं सफलता दिलाएगा आपको। 100% हर एक चीज पर खरा उतरने का कार्य करेगा। अभी देखिए सैकड़ों लोग एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। विलंब मत करिए, आप लोग भी क्लास को ज्वाइन करिए। और बस अब देखिए देर जो लोग कर रहे हैं आप लोग को समझना चाहिए साथियों, हम भी वो चीजें चला रहे हैं, वो क्लास में वो सब चीजें चला रहे हैं जिसको एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं एग्जाम में पूछा ही जाएगा, वैसे चीज पहले पढ़ाएंगे। और उसके बाद जिन जिन चीजों पर अभी संशय है कि ये रह भी सकता है ये नहीं भी रह सकता है, उसको जस्ट 10 से 15 दिनों में सिलेबस आएगा। 10 से ये अगला जो 15 दिनों की कक्षा होगी, 15 दिनों में 15 मार्क्स हम फिक्स करा देंगे। 15 दिनों में 15 मार्क्स फिक्स करा देंगे और आगे जो भी समय मिलेगा उसमें 25-30 मार्क्स फिक्स करवाएंगे, यानी कि 50 से 55 पर तो सिलेक्शन ही हो जाएगा। और 50 पर 55 ही नहीं, हम 70 से 75% मार्क्स कैसे आएगा, आसानी से 70 से 75% मार्क्स लाने की एकदम तैयारी करवा देंगे। ठीक है, मात्र 2 से 2.5 महीनों के अंदर। आइए तो ध्यान रखिएगा, ये एकदम उठिए जगिए और आइए व्हाट्सएप करिए और क्लास को ज्वाइन करिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। विवेचनात्मक का क्या मतलब होता है? पहले तो चिंतन का मतलब क्या होता है? अब किसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, विवेचनात्मक का क्या तात्पर्य हो गया? किसी तथ्यों पर, किसी चीजों पर ज्यादा चिंतन करना कह सकते हैं, मनन करना कह सकते हैं, विवेचना करना कह सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्र दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। चौथा शिक्षार्थियों के अनुभव और अप्रत्यक्षण यानी कहते हैं क्या ये महत्वपूर्ण होते हैं, नहीं परसेप्शन जिसको हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा चीजों पर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा सब। देखिए यहां आपको शिक्षक हमेशा कक्षा कक्ष, हमेशा शब्द जो है यही यहां पर गड़बड़ कर रहा है। हमेशा कक्षा कक्ष को अनुदेशन वाला ही निर्देश देगा, ये सही नहीं है। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करने देगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हमें एकदम गलत है, ऐसा निगेटिव है, शुद्ध निगेटिव वर्ड है। अब देखिए बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक, ये भी गलत बात है, बाहर भी बहुत सारी चीज सीखते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी को अनुभव, एक्सपीरियंस, जिन चीजों में आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। एक मिस्त्री को देखिएगा, बाइक ठीक करने वाले मिस्त्री को, वो जितना बढ़िया चीजों को कर पाएगा, क्या बताइए कि एक ठेला गाड़ी खींचने वाला आदमी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। या आप जितना अच्छा, जितना बेहतर आप टीचिंग कर सकते हैं, क्या आप उतने अच्छा मैकेनिक का कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुभव होता है, सब में विशिष्ट अनुभव होता है। और प्रत्यक्षण मतलब किसी चीजों को आप प्रत्यक्ष रूप से देख करके जब चीजों को सीखते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो डी के साथ जाना उचित होगा। आइए साथियों अगला देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये सीटीईटी 2014 में प्रश्न पूछा गया, अच्छा सा प्रश्न है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। कौन कहेगा बाधक है? कौन कहेगा बताइए तो? अगर बच्चों से आप प्रश्न पूछ दिए ये बाधक हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव वर्ड है ये। देखिए विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित है। ये देखिए अप्रभावित कहां है? समाज में भी और जहां भी कहिए तो विकास होना और सीखना दोनों ये प्रभाव डालता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है। निश्चित शब्द को देखिए, निश्चित तरीका नहीं, अलग अलग तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। कोई दिन को जग करके पढ़ता है, कोई रात को जग करके पढ़ता है, कोई मतलब सबका अलग अलग होता है। कोई सुबह में पढ़ता है, कोई शाम में पढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही तो सबसे ज्यादा। बच्चों को अधिक से अधिक खेल में शिक्षा की बात होती है, अधिक से अधिक खेलने पर ध्यान देना है, संज्ञान पर ध्यान देना है, सामाजिक दक्षता पर ध्यान देना है। यही तो आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य है? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए मानव विकास है सर, मानव विकास क्या? देखिए ध्यान दीजिएगा, मानव विकास है कैसा है? तो मात्रात्मक विकास है या गुणात्मक विकास है या कुछ समय तक अमापनीय है या ए और बी दोनों है? दोनों है सर। कुछ मात्रा में भी विकास होता है और इसका गुणात्मक विकास भी होता है, गुणात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कुछ बच्चों में थोड़ा सीखने का होता है ज्ञान, कुछ में होता है बड़ी रफ्तार से सीखने का ज्ञान। जैसे शिक्षक मिल गए, जैसे उसको मतलब क्या डिलीवर करने वाले मिल गए, उतने तेजी से वो बच्चा सीखने का कार्य करता है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आ जाइए अगला देख लेते हैं क्या कहता है अगला। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर बच्चों को अपने अध्ययन में
प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित डैश की आवश्यकता होती है। प्रोत्साहित किस चीज की? अन्य बच्चों के साथ तुलना करके, बच्चों को प्रेरित करने के, यही तो सही लग रहा है। डांटने के, देखिए शब्दों को, बच्चों को नियंत्रण में रखने के, आप नियंत्रण में रखिए, लेकिन हमेशा नियंत्रण की बात नहीं होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि जब भी आप अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित बच्चों को करेंगे, तो प्रेरित जब करेंगे, तो वो प्रेरित करने से क्या होगा? अब जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप गौर किए होंगे, या आपको जब कोई गिफ्ट मिला होगा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, इंटर में, कहीं भी जब आप क्वालिफाई किए होंगे, फर्स्ट रैंक लाए होंगे, तो आपका क्या, वो सोचिए कि खुशी किस तरह का होता है। उसके बाद फिर आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इस चीज को आप समझ सकते हैं? नहीं, पढ़ने का तरीका क्या होता है समझ सकते हैं? आइए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। एक प्रभावी शिक्षण, ध्यान देंगे, एक प्रभावी कक्षा में, एक प्रभावी कक्षा की बात हो रही है, ध्यान देंगे। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण कि आज 6 बजे से लाइव आ रहे हैं, आज 6 बजे से, आज 6 बजे से लाइव क्लास हो रही है, जो कि यूट्यूब पर चलेगी। आज लाइव, आज की लाइव यूट्यूब पर चलेगी, ठीक है, यूट्यूब पर चलेगी, ध्यान दीजिएगा। 6 बजे से आपकी लाइव कक्षा जो है यूट्यूब पर आज चलने वाली है। आप लोग ज्वाइन करिएगा, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक प्रभावी कक्षा में करने के लिए, यानी ये ध्यान दीजिएगा, वहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। यही तो सही नहीं लग रहा है? परीक्षा शब्द नहीं आना चाहिए। आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है, आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, सही है, लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, अभी अभी परीक्षा की बात नहीं करते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, डरते हैं, डर किस बात का होगा? शिक्षक कोई शेर थोड़े है जो डरेंगे, नहीं, ये भी सही नहीं है। शारीरिक दंड का प्रयोग करते, दंड तो देना ही नहीं है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, क्यों नहीं करेगा? ये तो गलत बात है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बताइए ये सही है कि नहीं सही है? ये सही है कि नहीं सही है? बता दीजिए जल्दी से आप लोग, फटाफट फटाफट बता दीजिए क्या होना चाहिए। एकदम यही सही है, यही सही है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षक सहयोग करने वाले होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पेडागोजी है, थोड़ा समय लगता है। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भैया इतना समय अगर आप ले रहे हैं, एबीसीडी कहिए करा दीजिए, आप हमें कहेंगे एबीसीडी कराएंगे, तो ये सर हम सिर्फ एबीसीडी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। हम हर एक चीजों को आपको डिफाइन करेंगे। आप साइंस में भी देख सकते हैं, आप मैथ में भी देख सकते हैं, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं। जो भी क्लास हो रहा है, हर एक बिंदु को जो है डिफाइन किया जाता है, यानी सब कुछ आपको समझना जरूरी है। प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। क्या है? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध, जो जिसकी संबद्धता न हो, नहीं, भाग को प्रस्तुत करना। कैसे प्रस्तुत करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएंगे। शिक्षिका से दुश्मनी है क्या? शिक्षार्थी को आसान बनाएंगे, ये भी ठीक नहीं लग रहा। शिक्षार्थी के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने की कठिन बनाएंगे। हाँ देखिए, अवधारणात्मक जो समझ है, इसकी बच्चा का जो समझ है, अवधारणात्मक समझ, इसको प्राप्त करने के लिए ये कठिनता हम बनाएंगे। अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ? धीरे धीरे हम स्तर को बढ़ाएंगे, आगे कठिनता की ओर ले जाएंगे, और ये शिक्षार्थी के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का सर्वाधिक, ध्यान देंगे, सर्वाधिक कह रहा है, सर्वाधिक वो व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? तो ये जो है आपको अंतरदर्शन, जिसको क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अंतरदर्शन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे जो सर्वाधिक जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वो अंतरदर्शन है। ये बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण, अवलोकन, इन सबसे ज्यादा बेटर क्या है आपका? अंतःदर्शन। अब अंतःदर्शन का क्या मतलब हुआ? मनुष्य जो होता है ना, कहा जाता है आप अपने लिए भी जीवन में समय निकालिए, प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 20 मिनट अपने आप को दीजिए, जिस समय न मोबाइल हो, न किसी कोई हो आगे पीछे करने वाला, फलना भैया चिलना भैया, नहीं, इस तरह करने वाला कोई नहीं हो। अकेलेपन, अकेला, और प्रश्न पूछिए अपने मन से, अपने आप को समय दीजिए। फिर देखिए, जो इंसान अपने आप को समझ लिया ना, वो किसी भी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है।
तो अपने आप को समय जरूर दीजिए। यही अंतः दर्शन है। अपने आप की पहचान होनी चाहिए। पहले अपनी पहचान तो कीजिए, दुनिया से तो बाद में करेंगे। अपनी पहचान होनी चाहिए। आइए 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों? कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों से ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है, ये प्रश्न कह रहा है। अब यहां देखिए, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही है। ये हरियाणा टीईटी में पूछा गया था 2017 में। देखिए ये बिल्कुल सभी विकल्प सही है। आप जो शिक्षार्थी होगा, जो शिक्षक अधिगम का अनुभव होगा, जो शिक्षक होगा, जो अधिगम की प्रक्रियाएं होगी और अधिगम की परिस्थिति होगी, ये सभी जो है सभी से ओतप्रोत है विषय वस्तु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय वस्तु। अब साथियों कहने का मतलब है, समझिए जरा सा, अगर शिक्षक अच्छा हो, ठीक है, और विषय वस्तु सही ना हो तो भी सही नहीं है, और विषय वस्तु सही हो, शिक्षक सही नहीं, वो भी सही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शैक्षिक वातावरण कैसा है, इस पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। साथियों आपको देखिए नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, किसी भी नंबर पर कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है। क्लास अभी से शुरू है। आपको राज्यकर्मी बनना है तो निश्चित ही तैयारी करें। आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त होना है तो निश्चित ही तैयारी करें। बीपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होगा, आसान नहीं होगा कि आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय देगा आपको और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए समय रहते हुए तैयारी को शुरू कर दीजिए और आपकी सफलता जो है निश्चित ही सक्सेस की 92 दिलाएगी। ठीक है, ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ लिंक भी दिया हुआ, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।